दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज जोहरी, अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स आरा। जी हाँ दोस्तों, आरा जो एक सामाजिक संस्था है और जो उन व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। आरा एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वो सभी सदस्य वही से हैं जो कभी नशा करते थे आज और आज नशा मुक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ सवाल आपके बहुत सारे हमारे पास आए थे। और सवाल आपके ये थे कि जो भी परिवार होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति नशा कर रहा होता है, जब व्यक्ति नशा कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। वो व्यक्ति भी परेशान होता है, उसका पूरा परिवार भी परेशान होता है। और जब उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है तो परिवार बहुत शंका में होता है, बहुत डर में होता है और बहुत सारे उसके अनसिक्योरिटी अंदर होती है कि हम उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भेजें या नहीं। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र की इमेज लोगों के दिमाग में आज बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों वो जो सवाल लोगों के हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को भेजना चाहिए, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्ति केंद्र में सेफ है, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्त होकर आएगा, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्त हो पाएगा, क्या हमारे बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में मारा तो नहीं जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं परिवारों के जो पूछना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे परिवारों के जो ये जानना चाहते थे क्या क्या हमें नशा मुक्ति केंद्रों में भेजना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से वो संदेश हम आपको देना चाहते हैं कि क्या हमें नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। दोस्तों आज एक छोटा सा ये वीडियो जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में किस तरीके से उस व्यक्ति को रखा जाता है जो नशा करते हैं। दोस्तों मैं अनुज जोरी आपको बताना चाहूंगा कि आज 2021 है, आज 6 जनवरी 2021 को, कि आज नशा मुक्ति केंद्र दिल्ली एनसीआर में अप्रॉक्सीमेटली 400-500 के करीब नशा मुक्ति केंद्र और सभी में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 30 पेशेंट हर सेंटर्स में होते हैं, 25-30 तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। और सभी नशा मुक्ति केंद्र जितने भी हैं दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, ये बहुत ही देखिए बहुत ही नेक काम करते हैं। सारे लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही इतना अच्छा सामाजिक काम करते हैं। लेकिन चूक हो जाती है क्योंकि इनके जो बेनिफिशरीज होते हैं जिनके लिए काम करते हैं, चूंकि वो नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो आक्रामक लोग हैं, वो अग्रेसिव लोग हैं, वो गुस्से वाले लोग हैं, वो जिद्दी लोग हैं, वो साजिश प्लानिंग करने वाले लोग हैं। ये जैसा कि सभी परिवार जानते हैं कि वो शरीफ नहीं है। तो एक दो छिटपुट ऐसी घटनाएं कभी हो जाती हैं कहीं किसी सेंटर में, तो उसको लेके सभी नशा मुक्ति केंद्र की इमेज खराब होती है। जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत बढ़िया काम करते हैं नशा मुक्ति केंद्र, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को जब वो अपने पास रखते हैं तो ऐसे ही लगते हैं जैसे उनका अपने परिवार का कोई सदस्य हो। तो आप बिल्कुल भी उनके ऊपर शक और डाउट ना करें, छिटपुट घटना को छोड़ दें। तो नशा मुक्ति केंद्र बहुत बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नशा करता है कि उसके साथ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर किस तरीके से उसका रख रखाव होता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पूरा एक शेड्यूल होता है जो नशा मुक्ति केंद्र में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुबह जागने से लेकर सोने तक का उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और हर बात में एक कनेक्शंस और एक वैल्यूज होती हैं, एक तरीका होता है, ढंग होता है कि उसकी सोच को, उसकी पर्सनालिटी को कैसे हम और निखार के समाज में स्थापित कर सकते हैं, घर में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र कैसे वहां पर अपना समय सारणी रखते हैं, अपना टाइम शेड्यूल क्या होता है, कैसे वो लोग काम करते हैं। और जितना भी मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूँ ये सारे लोग उनके इस शेड्यूल को बहुत सपोर्ट मिलती है नशा मुक्त होने में। ये जो कार्यक्रम वहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 12 स्टेप का प्रोग्राम यूज़ करते हैं, कुछ लोग थेरेपेटिक कम्युनिटी टीसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो आज दोनों का मिश्रण मिलाकर बहुत सारी पद्धतियों को इस्तेमाल करते हुए नशा मुक्त किया जाता है किसी व्यक्ति को। दोस्तों मैं आपको शुरू सुबह से बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति केंद्र में सुबह 6 बजे बैल लगती है। दोस्तों बैल लगती है सुबह 6 बजे और 2 घंटे होते हैं उसके पास बैकअप होने के लिए। उसमें फ्रेश होता है, ब्रुश और नहाना धोना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई सेंटर्स में जल नीति भी होती है, योगा की कई क्रियाएं हैं, कुंजल भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों 2 घंटे बाद जब सब फ्रेश हो जाते हैं तो सभी संबल होकर फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। योगा का ये एक पार्ट है, योगा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें 12 आसन होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सभी प्रार्थना करते हैं। सुबह की ब्रेकफास्ट होता है जिसमें दलिया,
खिचड़ी और पराठे या दूसरे और भी कई तरह की चीज़ें कई सेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद इनका फिर शुरू हो जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता यह है कि हम 24 घंटे की भावनाएं वो लोग लिखते हैं वहाँ पर कि पिछले 24 घंटे के अंदर मुझे किस किस तरह की भावना किस किस व्यक्तियों के लिए आई और आगे की मेरी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। ये सभी चीज़ें 24 घंटे में उसने सोची होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, अपनी कॉपी में लिखता है सारी चीज़ें और उसको काउंसलर चेक करते हैं। उसके बाद फिर एक मॉर्निंग मीटिंग हमारी शुरू होती है। मॉर्निंग मीटिंग में ये देखा जाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक कोई भी हम परिवार का एक मुद्दा उठाते हैं, अपने घर का रखरखाव कैसे किया जाए। मॉर्निंग मीटिंग में बेसिकली ये होता है कि ये हमारा परिवार है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशा करते हुए उसने कभी भी अपने परिवार की सुध नहीं ली होती या घर का किसी काम नहीं किया होता है। ऐसा जैसे बिजली का कोई स्विच खराब है, कोई बल्ब खराब है, कोई चीज खराब है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो मॉर्निंग मीटिंग में उस कनेक्शन वैल्यूज को भी लगाया जाता है और एक घर की अपनी कैसे रख रखाव करना है, मेरा इस घर के प्रति क्या रोल है, इस मॉर्निंग मीटिंग में उसको सिखाया जाता है, एहसास करा जाता है, महसूस कराया जाता है। उसके बाद जब मॉर्निंग मीटिंग खत्म होती है तो सभी साथी मिलकर एक गाना गाते हैं। उस दिन का एक पोप डिसाइड होता है कि आज के दिन की सारी प्रार्थनाएं जो कराएगा उसको हम पोप कहते हैं उस कार्यक्रम के अंदर। और उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग के बाद दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक होता है चाय का। और चाय के ब्रेक के साथ ही वहाँ डिपार्टमेंट्स जितने होते हैं वहाँ पर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। 5 डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम उस रिहैबिलिटेशन में संभालते हैं, जिसमें किचन, जिसमें लैंडस्केप, जिसमें हाउस कीपिंग, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें केयरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट सारे मिलके ये डिपार्टमेंट्स बनाए उन्हीं सदस्यों से जाते हैं जो वहाँ पर भर्ती होते हैं। और ये मीटिंग्स होती है, मीटिंग में डिसाइड होता है अपने अपने काम। जो वहाँ पर उनका एचओडी होता है उस डिपार्टमेंट का, उसको हम एचओडी कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो अपने मेंबर्स को बताता है कि हमें अपने घर का रखरखाव कैसे करना है, कितना करना है। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग जैसे ही हमारी एचओडी मीटिंग शुरू होती है वहाँ पर ये लोग अपना चाय भी पीते हैं और अपना प्लानिंग बनाते हैं कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कैसे काम करेंगे। उसके बाद हमारी जेएफटी शुरू होती है, जस्ट फॉर टुडे, कि आज हमारा जो बुक है जेएफटी का, इस जेएफटी की बुक से आज क्या संदेश हम लेते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस तरह की चीजें करें जो हमारी जेएफटी कहती है आज के दिन। और एक चेयर पर्सन होता है जो जेएफटी को चेयर करता है और सभी को संदेश देता है, सभी अपने अपने विचार इसमें व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जेएफटी के बाद हमारा लंच होता है। लंच में सभी मिलकर लंच करते हैं। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ खाने की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, या इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कुछ बनता है, जब भी वो खाने लगे तो हमारे यहाँ उसकी प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद ही हम खाते हैं। ये प्रार्थना हमको हमारी वैल्यूज बताती हैं और वो वैल्यूज बताती हैं जो लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं या तैयार करते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो प्रार्थना के बाद हमारा लंच होता है। लंच के बाद हमारे पास भी डॉक्टर्स और दवाइयों का एक कार्यक्रम शुरू होता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कि उसमें सबको पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है। और जो डॉक्टर्स आते हैं वो उनको देखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं। उसके बाद उनका एक रेस्ट होता है, 45 मिनट का, 1 घंटे का रेस्ट होता है, रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो 4 बजे जब जागते हैं तो हमारा 4 बजे जागने के बाद गेम सेशन शुरू होता है। गेम सेशन हमारा कभी इंडोर गेम होते हैं, कैरम होता है या लूडो होती है, और एक दूसरे के साथ हम आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे किस तरीके से बात हुआ, नशे में कैसे पड़ गए। ये सारी चीज़ें हमारी गेम सेशन में होती है। कई बार अगर जगह ज़्यादा है तो क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी, या बैडमिंटन, जैसा भी सेंटर का वो उतना जोग्राफिकली एरिया होता है उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक सेशन शुरू होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन वही व्यक्ति एक हमारा कराता है जो हमारे घर का मुखिया होता है। मेडिटेशन में सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाती है उसको ध्यान लगाने की, क्योंकि जितना वो ध्यान लगाता है उतना ही उसके अंदर स्थिरता बनती है। इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम शुरू होता है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं इस तरह के। मेडिटेशन के बाद हमारा इनपुट होता है। अलग अलग सेंटर में हो सकता है टाइम टेबल कुछ अलग हो, कुछ चीज़ें अलग से हो, लेकिन जो कार्यक्रम का बेस है वो यही है। फिर उसके बाद हमारा एक इनपुट सेशन शुरू होता है 7 बजे, जिसमें हम रिकवरी, रिलैप्स या हाउ होप हॉल्ट, इस तरह के टॉपिक्स को हम लेते हैं कि क्या समस्या रही कि व्यक्ति नशे की तरफ चला गया और अब ऐसा क्या किया जाए कि वो नशा मुक्त होने में उसको सहायता मिले। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास हमारे जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काम करते हैं, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र काम करते हैं,
उसमें हम जो कुछ मोटिवेशनल के लिए, ग्रोमिंग के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल कार्यक्रम होते हैं, स्पेशल सेशंस होते हैं दोस्तों, जिसमें एप्रिसिएशन होता है, जिसमें एक सदस्य को उस दिन उसका एप्रिसिएशन हम रखते हैं, मूल्यांकन उसका करते हैं, तो पूरी फैमिली मिलकर उसको बताती है कि आपके अंदर गुड पॉइंट क्या है, आपके अंदर बैड पॉइंट क्या है, आपको किन चीज़ों पर आगे अभी और काम करना है, या आप में ये अच्छाई है या ये कमी है। तो ये सेशन होता है और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जो उसकी 2 कमियां और 2 अच्छाइयों को बताते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी दिन हमारा मूड मेकिंग होता है, जैसे हफ्ता 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो किसी दिन हमारा मूड मेकिंग होता है, किसी दिन हमारा एप्रिसिएशन होता है। मूड मेकिंग जब होता है तो 2 टीमें भी बना दी जाती हैं और वो अपना एक अंताक्षरी या दूसरे गाने गीत गाकर अपना मनोरंजन करते हैं। हर एक सेशन का अपना वैल्यूज है। इसके अलावा हमारा एक सेमिनार होता है, विचार गोष्ठी होती है, हम एक मुद्दा लेते हैं और मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और कई बार होता यह है कि हम उस मुद्दे की कई बार एक्टिंग भी करते हैं, रोल प्ले भी करते हैं और पर्सनालिटी को निखारते हैं, अपने विचारों पर कड़ी नज़र रखने के लिए इस सेशन को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक सेशन हमारा होता है पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के अंदर एक मुद्दा रखा जाता है और व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप इसके पक्ष में बोलिए, और दूसरे को बोला जाता है कि आप इसके विपक्ष में बोलिए। व्यक्ति खड़ा होता है, एक व्यक्ति उसके पक्ष में बोलता है, जैसे हमने ईमानदारी का एक टॉपिक लिया तो हम वो एक व्यक्ति को बोलते हैं कि आप इसके पक्ष में बोलिए, तो वो व्यक्ति उसके ईमानदारी के पक्ष में बोलता है, और दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं आप ईमानदारी के विपक्ष में बोलिए, और वो विपक्ष में बोलता है। तो इस तरीके से व्यक्ति को बोलना आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसको खड़े होने का ढंग आता है, अपनी बात रखने का ढंग आता है, और किस मुद्दे पर हम कितनी अच्छी सोच रखते हैं, कितनी अच्छी सोच बना सकते हैं, इस एक सेशन का ये फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक दिन होता है जिसमें हम मेडिटेशन और इनपुट के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम करते हैं। ऊपर वाले को याद करेंगे, जो भी जिस धर्म को मानता है उसमें हम सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल सेशन हमारे यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं एनकाउंटर सेशन। एनकाउंटर सेशन का मतलब ये होता है कि हमारे रिहैबिलिटेशन, जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, यहाँ पर गुस्सा अलाउड नहीं होता है। किसी को भी फ्लोर के ऊपर कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा। अगर उसको गुस्सा आता है तो वो अपनी एक स्लिप बनाएगा और उस स्लिप को एक बॉक्स में डाल देगा। और जब हमारा ये सेशन, एनकाउंटर सेशन वीक में 2 बार होता है, जब वो सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जब वो सेशन लगाया जाएगा, तो उस सेशन में वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बताएगा कि मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आया, उस हरकत पर गुस्सा आया। दोस्तों इससे होता यह है कि व्यक्ति चीज़ों, गुस्से को अपना मैनेज करना सीखता है, हैंडल करना सीखता है, कि वो जैसे किसी भी व्यक्ति में ये होता है, गुस्सा आता है और वो उसको एक्सप्रेस कर देता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। और एक एडिक्ट के जीवन में होता ही है कि जब वो इस तरह के गुस्से को करता है तो बहुत सारी संभावना रहती है कि वो रिलैप्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इस एंगर को मैनेजमेंट और हैंडल करने के तरीके सिखाए जाते हैं कि आपको ये स्लिप डालनी है, और जब सेशन होगा, मतलब हम समय का इंतजार करते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, और अपनी जो गुस्से की फीलिंग है उसके साथ हमको मौका मिल जाता है कि हम मंथन कर पाए कि हमें कितना गुस्सा करना है, और क्या मेरा गुस्सा करना जायज है या नहीं जायज है, या कितना मुझे करना है। तो इस सेशन का ये फायदा होता है कि व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कितना और कब गुस्सा करना है और कैसे हैंडल और टैकल करना है। तो ये हमारा एनकाउंटर सेशन है, और जब वो व्यक्ति अपने को एक्सप्रेस करता है तो दूसरा वाला व्यक्ति उसका रिस्पॉन्ड करता है। तो इससे एक सोच और एक समझ शार्प होती है किसी भी ड्रग एडिक्ट की, जिसको हम एनकाउंटर सेशन कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा एक सेशन होता है, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जिसको हम डांस सेशन कहते हैं, जो शनिवार को होता है। इसे हम कॉफ़ी नाइट भी कहते हैं। कॉफ़ी नाइट की वैल्यूज़ ये होती हैं, जो भी लोग नशा करते हैं किसी भी तरीके का, तो उनको लगता है कि मैं अगर नशा नहीं करूँगा तो मैं डांस नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो हमारा डांस सेशन होता है, ये डांस सेशन इसलिए होता है कि हम उसको वहाँ रिहैब में ये प्रैक्टिस भी करा दें कि हम बिना नशे के भी बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं। ये बात उसके जहन से निकालनी होती है कि मैं नशे के साथ ही डांस कर सकता हूँ, अगर नशा नहीं करूँगा तो मैं डांस नहीं करूँ। तो ये बहुत एक गलत सी धारणा हो जाती है किसी व्यक्ति की, जो नशा मुक्ति केंद्र में जाके व्यक्ति के साथ, इस थेरेपी के साथ कि हम उसको डांस सेशन में लाते हैं और इस पर काम कराते, तो व्यक्ति डांस करता है बिना नशे के, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको लगता है कि हाँ, मैं भी बिना नशे के डांस भी कर सकता हूँ और खुश भी रह सकता हूँ और दूसरों की खुशियों में शामिल भी हो सकता हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, जैसे फादर डे, मदर डे, चिल्ड्रंस डे, या
और इस तरह के कुछ डेज आते हैं जो स्पेशल होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में सभी जितने भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इस तरह के डेज मनाए जाते हैं। जैसे ये एक वीडियो ये चल रहा है अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें ये एक सेंटर से है, अंकुश अनुज फाउंडेशन, नोएडा सेक्टर 63 में। यहाँ पर अभी क्रिसमस को 25 दिसंबर 2020 को एक सेशन हुआ, जो बड़े दिन को हुआ था। तो हमने सेंटा क्लॉज बनाया इन लोगों ने, और डांस किया, और खाना स्पेशल बनाया, और सभी को चॉकलेट और दूसरी टॉफी बांट के ये सेलिब्रेट किया। तो इस तरह के जितने भी स्पेशल डेज आते हैं तो सभी नशा मुक्ति केंद्र, ये दोस्तों एक नशा मुक्ति केंद्र में नहीं होता है, ये सभी नशा मुक्ति केंद्रों में ये सारी चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं। हो सकता है किसी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, किसी की थोड़ी खराब हो, या उतनी अच्छी ना हो जितनी पहले की, लेकिन गंदी या खराब किसी की भी नहीं होती। सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं जितने भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि संडे को सभी नशा मुक्ति केंद्र में हॉलीडे होता है। ये छूट होती है कि सभी लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं। उस दिन हम टीवी और फिल्म देखते हैं, और टीवी पर एक फिल्म लगाई जाती है। सारी फैमिली डिसाइड करती है कि आज कौन सी फिल्म हम देखेंगे, और उस दिन वो फिल्म चलाई जाती है। और वो अपने कपड़े धोने हैं, अपना रख रखाव करना, अपनी साफ सफाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम संडे वाले दिन करते हैं। तो दोस्तों इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नशा मुक्ति केंद्र हैं ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर कुछ छिटपुट ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आपको संवेदनाएं रखनी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि कभी भी कोई नशा मुक्ति केंद्र वाला ऐसे नहीं करता है कि उसकी इंटेंशन ऐसी है कि उसको मारना है या पीटना है। जो उसका, आप यकीन करें, जो भी नशा मुक्ति केंद्र क्लाइंट को भर्ती करते हैं वो अपने परिवार की तरह ही उसके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कई बार सिचुएशन वो अग्रेसिव होता है या जिद्दी होता है या कुछ ऐसी चीज कर रहा होता है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ कमियां हो जाती होगी वहां पर। लेकिन आप यकीन करें कि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र काम करते हैं वो बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये जितने भी मैंने आपको शेड्यूल बताए हैं जो नशा मुक्ति केंद्र काम करते हैं, इनसे फायदे क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको पूरा ये शेड्यूल बताया है कि नशा मुक्ति केंद्र किस तरीके से काम करते हैं। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जितनी भी ये शेड्यूल्स हैं जो सुबह से लेकर रात तक लाइट ऑफ तक है, तो इसमें कैसे वो कनेक्शंस हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या वो इन कार्यक्रमों को चला के क्या उनको सिखाना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं, कैसे ये कार्यक्रम उनको नशा मुक्ति में सपोर्ट करेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो